हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे सी सेशन, इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमारे 9th क्लास के उस चैप्टर का जो भी चल रहा है, यानी केमिस्ट्री का परमाणु एवं अणु। और उसमें आज हम देखने वाले हैं कि भैया परमाणु तो हमें पता चल गए कि क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, हमारे जो पदार्थ होते हैं उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन मैम ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैम ये अणु क्या होते हैं, सब वो हम आज के सेशन में जानेंगे। चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। और इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी देना चाहती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस बेटा नहीं करना होगा और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड्स को कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। ये 5 स्टेट बोर्ड्स हम जो हैं कवर कराते हैं। और हमारे चैनल पर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट सॉल्व करते हैं। अब सबसे लास्ट में बात आती है कि मैम आप हमें जो पढ़ा रही हैं और जो हमें पढ़ा चुके हैं, इन सबके नोट्स कहाँ से मिलने वाले हैं। मैं तो पूरी आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि आप पूरी कोशिश करो बेटा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। और इसके साथ अगर आप चाहते हो कि आपको अलग से भी मेरे नोट्स चाहिए, जिस स्लाइड से मैं पढ़ा रही हूँ वो सब चाहिए, तो इसके लिए आपको नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स इट, यही मुझे आपको बताना था। और यस, हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी है ना। आप में से वे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम में स्टडी करना चाहते हैं और वो इंग्लिश मीडियम से, बेटा केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अणु क्या है इसे हम जानते हैं। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। भाई बात करें परमाणु या एटम या एलिमेंट, डन 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 डन, है ना। हमने जान ली थी ये पूरी कहानी अच्छे से, और कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर याद करवाई थी क्लास में, और कई सारी चीज़ें मैंने आपको याद करने के लिए भी दी थी, क्योंकि 9th क्लास का ये इतना बेसिक चैप्टर है कि आपको ये 10th, 11th, 12th, अगर आप PCM लेते हो तो 11th, 12th में आपका पीछा करते करते आएगा, और वहाँ पर कोई इतना बेसिक में आपको नहीं पढ़ाने वाला है। यही एक रीजन है कि मैं आपको चिल्ला के बार बार बोलती हूँ कि इसे याद कर लो, समझ लो, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, है ना। भाई अणु क्या है? साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक या 2 या 2 से ज्यादा बेटा परमाणुओं का, यानी कि किसका भैया, एटम्स का जो है ग्रुप होता है, समूह होता है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमने क्या जाना? फर्स्ट ऑफ ऑल अणु क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो हमें पता चला कि भैया ये जो मॉलिक्यूल है ना, वो 2 या 2 से अधिक परमाणु, एटम का समूह, यानी कि क्या होता है बेटा, ग्रुप होता है ना। इनका जो है वो ग्रुप यानी कि समूह होता है, और ये आपस में बाई केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे H2O वाटर, पता है पानी का ये एक मॉलिक्यूल है, H2O वाटर पानी का ये एक अणु है। कैसे है? क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो 2 या 2 से ज्यादा एटम या परमाणु मिलकर ही तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसने क्या बना दिया, पानी का एक अणु बना दिया। समझे कि नहीं समझे? ये कहलाते हैं बेटा अणु, ठीक है। अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। इनके बीच में क्या लगता है बेटा, अट्रैक्शनल फोर्स लगता है ना। इनके बीच में जो है अट्रैक्शनल फोर्स लगता है, यानी कि भैया आकर्षण बल काम करता है। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में, बिल्कुल सही बोला है, कि अणु को किसी तत्व यानी एलिमेंट, कंपाउंड यानी यौगिक के सूक्ष्मतम सबसे छोटे पार्टिकल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है।
एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके ही क्या बनाते हैं, अणु। देखो भाई, अगर हम बात करें एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं या उनके एटम है तो भी वो मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और अगर अलग अलग प्रकार के एटम है या परमाणु है तो वो भी मिलकर जो है एटम बना सकते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं अपनी बात को कि एक ही तत्व के परमाणु, तत्व बोले तो एलिमेंट, एक ही तरह के तत्व के परमाणु यानी एलिमेंट के एटम अथवा भिन्न भिन्न अलग अलग एलिमेंट के परमाणु ये परस्पर संयोग करके क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। सो उम्मीद करती हूं मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ओके चलिए, अब ये हो गया। अब अगला है तत्व के अणु, ये कहानी डन। तत्वों के अणु क्या है, ठीक है, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला, किसी भी बेटा एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, बोल मत देना कि मैम ये एलिमेंट क्या होते हैं, याद कर लो इसके ठीक पहले, फिर उसके पहले और उसके पहले वाले चैप्टर में, है ना। जैसे इसकी पहली वाली वीडियो में, उसकी पहली वाली वीडियो में, और फिर इसके पहले वाले सीधे चैप्टर में चले जाना, वहां पे बताया है कि भैया धातु आ जाएगा, अधातु आ जाएगा, उपधातु बेटा ये भी शामिल है, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। सो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के बेटा परमाणुओं के द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल बेटा एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। फिर से सुनना, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के जो अणु होते हैं, इनके जो अणु होते हैं वो उसी तत्व के केवल एक परमाणु के द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनमें ऐसा नहीं होता। कई सारे जनरली नहीं, मोस्टली एटम्स ऐसे होते हैं, मोस्टली नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है। ये चीज भी ध्यान रखना। जैसे ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये ऑक्सीजन का क्या है, मॉलिक्यूल है। ये 2 ऑक्सीजन के एटम, इसमें ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, यानी कि बेटा एक तत्व है जिसके कितने एटम हैं, सो भैया 2 एटम है। तभी तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से यानी कि 2 एटम से मिलकर बना है, तभी इसे हम द्वीप परमाणु अणु बोलते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि जैसे उन्होंने बोल दिया O2 बताओ ये कौन सा क्या कहलाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल तो है, ये अणु तो है, लेकिन ये 2 एटम से मिलकर बनाए, 2 परमाणु से मिलकर बनाए। तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हो कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, द्वीप परमाणु अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वीप परमाणु अणु बोलते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते, जैसे ओजोन O3 प्राप्त होता, तो हम इसे क्या बोल देते भाई, तो हम इसे बोल देते कि भैया ये क्या हो जाएगा, 3 परमाणु अणु होगा। अभी आएगा आगे, है ना। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते तो हम इसे ओजोन O3 प्राप्त कर लेते। तो ये भी है, ऐसा थोड़ी ना है कि केवल यही है, भैया ये भी है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। समझे। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। कहानी समझ में आ गई कि किसी तत्व के अणु जो होते हैं भैया वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से यानी एक ही तरह के बेटा एटम्स से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु के द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। ओके चलिए अब किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को हम उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता वर्ड भी भैया आ जाए, है ना। और वीडियो को लाइक कर दिया ना तुम लोगों ने। और पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इतने तक क्लियर हो गए परमाणुकता, कभी परमाणुकता की डेफिनेशन आए बोल देना कि भैया किसी भी अणु या मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसमें प्रयुक्त होने वाले जो परमाणुओं की संख्या है, इसी को ही हम उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है।
धातु के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं उनके, एवं कुछ अन्य तत्वों के जो अणु है जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का हम अवलोकन करें। अब यह है कुछ तत्वों की परमाणुकता, याद करना है ये हमको, कैसे भी करके याद करना है ना। जिन जिनको केमिस्ट्री नहीं पसंद है भाई, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है आपके पास, अभी इस चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे रो कर पढ़ो चाहे हंस कर पढ़ो, तो बेटर है कि हंस कर पढ़ो ताकि आपके दिमाग में ये बैठे, समझ रहे हो। सो सारणी 3.3, कुछ तत्वों की परमाणुकता यानी कि कुछ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, कुछ तत्वों की परमाणुकता के बारे में बात करूं, सो यहाँ पर तत्वों के प्रकार हैं, यहाँ पर उनके नाम हैं और यहाँ पर उनकी परमाणुकता है, ठीक है। सो हमने क्या बोला, ये है अधातु, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। नाम कौन कौन से, अधातु में ऑर्गन गैस हो गई, हीलियम हो गई गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है बेटा, नॉन मेटल है ना। ये अभी याद कर लो ताकि नेक्स्ट ईयर आपको सोचना ना पड़े कि नॉन मेटल मतलब क्या क्या इसमें आ सकता है, क्योंकि नॉन मेटल्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अधातु की अपनी एक प्रॉपर्टी है। जैसे इसमें कौन सा गुण होता है, भंगुरता, टूट कर बिखर जाने का गुण। ये ऐसी होती है कि इसको किसी चीज से सरफेस से टकराएंगे तो ये टूटकर बिखर जाती है, छितर पितर हो जाती है, समझे। सो अधातु में कुछ हमने अधातु के नाम देखे, जैसे ऑर्गन हो गया, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। अब मैं आपको बताऊं, अब जैसे पेपर में मान लो पूछ लिया एमसीक्यूज में, है ना, कि ऑर्गन किस तरह की परमाणुकता रखता है। ये भैया एक तरह के परमाणु से मिलकर बना है ना, एक परमाणु से मिलकर बना है। हीलियम की बात करें भैया, एक परमाणु वाला अणु है। ऑक्सीजन की बात करें भैया, 2 परमाणु वाला अणु है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे सो यस, ये भी 2 परमाणु वाला अणु है। नाइट्रोजन की अगर बात करें, इसे भी 2 परमाणु अणु बोलते हैं। क्लोरीन हो गया, फास्फोरस, सुनो क्लोरीन तक तो 2 परमाणु है, फास्फोरस में 4 परमाणु होते हैं। ये 4 परमाणु वो कहलाता है ना। और हमने क्या देखा, तो हमने देखा सल्फर जो होता है वो बहुपरमाणुक होता है। कैसा होता है, बहुपरमाणु को होता है। तो चलिए द्विपरमाणु अणु हमने पढ़ लिया था ना। मेटल्स में आ जाते, कुछ मेटल्स के बारे में भी जानते, बेटा सब नहीं पढ़ना हमको, थैंक गॉड हम क्लास 9th में, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना ले जाकर। सो जो धातु है जैसे सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। भैया जो सोडियम होता है ना Na, ये एक परमाणु से मिलकर बना होता है। बेटा एल्यूमिनियम, आयरन जो होता है Fe, देखो मेरी बात सुनो, जैसे क्या है बेटा, ये सोडियम, क्या बोला मैंने कि जो सोडियम है Na एक परमाणु से मिलकर बना है, आयरन है Fe एक परमाणु से मिलकर बना है, एल्यूमिनियम है Al एक परमाणु से मिलकर बना है, और जो कॉपर है बेटा Cu, ये भी एक परमाणु से मिलकर बना है। रटा क्या, कुछ रटना पड़ा। इन सब का फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही होगा, मैं ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्यों, किस लिए, कैसे, ये हमें जान के बता चुकी हूँ, मतलब मैंने आप लोग को ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब यौगिकों के अणु सुनो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल को बनाने का काम करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो सुनो। अब हमारे सामने कुछ सारणी 3.4 है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि भैया यौगिकों के अणु की बात करूं बेटा, तो भिन्न भिन्न तत्वों के अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम है ना, अलग अलग तत्वों के परमाणु यानी कि जो एटम्स है ना बेटा, वो एक निश्चित अनुपात यानी एक फिक्स्ड रेशो में परस्पर जुड़कर, एक फिक्स्ड रेशो होगा इनका। जैसे किसका था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिक्स था, तभी ऐसा बन रहा था, है ना। CO2 ये भी कैसा था, फिक्स था, इसीलिए ऐसा बन रहा था। ये कैसा है, फिक्स है, इसीलिए ये ऐसा बनेगा। सो सबका रेशो क्या है, पहले से ही फिक्स है, तभी जाकर वो चीज किसी वस्तु का निर्माण कर रही है। तो हमने देखा भाई भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं, और सारणी 3.4 में इसका उदाहरण दिया है। जैसे जैसे जैसे
जो आपके एनसीईआरटी में दिया है ना वो तो मतलब समझ लो घूम फिर के आना है। अब जैसे पानी, यौगिक, ये सब यौगिक होते हैं। जैसे अमोनिया भैया यौगिक होता है, ये भी यौगिक है, ये भी क्या है, यौगिक है। पानी है, अमोनिया है, और क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जल की अगर हम बात करते हैं तो ये H2O होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर ही पानी का एक मॉलिक्यूल बनाती है। अब इनका द्रव्यमान अनुपात 1:, क्या होता है, 8। क्यों होता है, कैसे होता है, पहले हम जान चुके। अमोनिया की बात करें भाई, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इसका द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान अनुपात जो होता है वो 14:3 होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं जिनका अनुपात है 3:8। वे स्टूडेंट्स जिन्हें ये नहीं पता कि ये कैसे हुआ है, सबसे पहले उसका केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको वो एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए। समझ रहे हो, एटॉमिक मास, द्रव्यमान जो हमारा परमाणु द्रव्यमान है वो याद होना चाहिए, समझे? तो आप ये निकाल सकोगे। अब सुनो, अणुओं में विद्यमान एक यहाँ पर आपकी एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी मैं इसके पहले करवा चुकी हूँ, ये सेकेंड एक्टिविटी, इसे देखते हैं। अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4, ये रही हमारी सारणी, एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए सारणी 3.2, जहां पर एटॉमिक मास नहीं बताया था। हाँ, एटॉमिक मास बताया था ना किसका क्या होता है, वो फिक्स्ड था, उसकी बात कर रहे हैं वो देखने को। आप वो ओपन करके बैठना। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपात को ज्ञात करो। तो बेटा आपको दो तरीके के, सुनो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है हमको, हमसे बोल रहे हैं कि अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान, तो परमाणुओं के द्रव्यमान की बात चल रही है, मतलब किसकी चल रही है बेटा, एटॉमिक मास। और सबका एटॉमिक मास कैसा होता है बेटा, वो पहले से ही फिक्स होता है, निश्चित होता है। इसी के आधार पर हमने रेशो निकाला था। अब क्या बोल रहे हैं, सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए। अच्छा, अब हम तत्वों, जो एलिमेंट्स का परमाणु द्रव्यमान है जो देकर रखा था उसे देखो, और सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। ये रहा आपके सामने पूरी कहानी। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर एक का मैं बता रही हूँ, दो का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल एक का भी आपको बता रही हूँ, है ना। हमें यहाँ पर जैसे ये पूरी जो कहानी पूछी थी, हमें तीनों से रिलेटेड बतानी है। मैं आपको एक बता रही हूँ, आपको इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों का और निकाल के मुझे बताना है। जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या का अनुपात जो है वो निम्न प्रकार से बेटा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर एलिमेंट है, मुझे बताओ, जल्दी बताओ कि भैया जो पानी है H2O किससे मिलकर बना है। सो हमने जाना कि जो H2O होता है भैया ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सअप है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो पानी बनाते हैं। हमने देखा कि द्रव्यमान अनुपात इसका कितना है, 1 है, इसका कितना होता है, तो यहाँ पर ये 8 है। द्रव्यमान अनुपात पूछ रहे हैं यहाँ पर 1:8 होता है। कैसे होता है वो फाइंड करना हमें आता है, 1:8 फाइंड करना। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था भाई, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, 1 होता है, लिखा तो है सब। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 8 होता है। हाइड्रोजन के 2 एटम है तो ये 2 हो जाएगा, है ना, 2 एकम 2, 2 8 16, तो ये 1:8 हो जाएगा। समझ गए ना। द्रव्यमान अनुपात को डिवाइड करना है द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान से, ठीक है। तो हमारे पास ये था द्रव्यमान अनुपात, ठीक है। द्रव्यमान अनुपात ये था हमारा, और द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान हमारा नीचे आएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन का ये 1 ही निकल कर आएगा, और ऑक्सीजन का कितना निकल कर आएगा, 1/2। और हम इसे और डिवाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो, हम इसे और डिवाइड कर सकते हैं। समझ गए कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो सुनो, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट इतना नहीं करा, ऐसे छोड़ दो। सरलतम अनुपात इसे हम 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, सरलतम अनुपात इसका क्या होगा, 1 होगा। उसको नहीं 1 में कन्वर्ट किया है, सिंपली हमने देखा कि सरलतम अनुपात देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, बात खत्म।
सेम ऐसे ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे आंसर देना और अमोनिया का। बोलो हो जाएगा? अब भी दो आंसर, तुरंत के तुरंत, कहीं नहीं जाना, एक करके बताया मैंने आपको। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या, भैया एटम कितने? भैया हाइड्रोजन के 2 एटम है एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है। ओके, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। दैट्स इट। आयंस की तरफ चलते हैं। अब आयंस को नहीं जानना क्या? देखो भाई, आयन की अगर मैं बात करूं, है ना, आयंस, ओके, पहली बात तो जो आयन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। आयंस कैसे होते हैं? तो बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायन और एक होता है क्या? ऋणायन। धनायन और ऋणायन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। फिर से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। और क्या सुनेंगे बेटा? जो मेटल्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं, इनसे बने हुए, इनसे बनकर जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं ना, वो चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। किससे बेटा? सो ये चार्ज्ड पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। समझे कि नहीं समझे? इन आवेशित कणों को ही हम क्या बोलते हैं भैया? सो इन चार्ज पार्टिकल्स को ही बेटा हम आयंस बोलते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। आपने सुनो, आपने कभी नोटिस किया है कि भैया जैसे सोडियम लिखा है तो उस पर जो है धनात्मक साइन होता है, और अगर क्लोरीन है तो उस पर ऋणात्मक साइन होता है। साइन बोलेंगे कि आयन होता है ना। सोडियम ये धनायन क्यों है? और वही अगर बात आती है क्लोरीन की तो भैया ये ऋण आयन क्यों है? क्या रीजन होता है इसके पीछे? तो बेटा ध्यान से सुनो, कहानी है इसके पीछे, जानेंगे अभी। पर याद आ गया ना कि हाँ ऐसा कुछ तो होता है। उसी की बात चल रही है कि धातु और अधातु जो होते हैं ना, इनसे बने हुए जो कंपाउंड्स है वो चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं। मतलब इनसे अधातु युक्त, धातु अधातु युक्त यौगिक जो है वो चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं। और इन आवेशित कणों को ही जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, आयन होते हैं। आयन एक आवेशित परमाणुओं अथवा परमाणु का एक ऐसा ग्रुप होता है, समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ये ऋण आवेश और धनावेश दोनों ही प्रकार का हो सकता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन और धन आवेशित आयन को हम धनायन बोलते हैं। ये हमारा धनायन है, ये हमारा ऋणायन है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। धनात्मक सोडियम आयन Na+ और ऋणात्मक क्लोरीन या क्लोराइड आयन जो है वो Cl ऋणायन संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। आपको बताइए होता क्यों है? आयंस में ये चार्ज क्यों लगते हैं? देखो सुनो बेटा, होता यह है कि जो सोडियम होता है इसकी परमाणु संख्या पता है? देखो इसके लिए थोड़ी सी चीजें समझनी होगी, और वो चीजें क्या है कि भैया ये नेक्स्ट चैप्टर में और मिलेगा आपको। होता यह है बेटा कि जो एक एटम होता है ना, एक एटम जो होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें प्रोटॉन, उसमें न्यूट्रॉन, तीनों चीजें होती हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना बेटा, वो ऐसे न्यूक्लियस में, नाभिक में अंदर के साइड होते हैं, और न्यूट्रॉन भी अंदर के साइड होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के होते हैं, और वो अपनी बाह्य कक्षा में बेटा इस तरह से चक्कर लगा रहे होते हैं। और वो अपनी बेटा बाह्य कक्षा में इस तरह से क्या लगा रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं, और इन्हें अपना अष्टक कंप्लीट करना होता है। अब बात कुछ ऐसी है कि सोडियम के साथ क्या होता है? तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? परमाणु संख्या कितनी होती है भैया? वो 11 होती है। क्लियर? सोडियम की कितनी है? 11 है ना। एक सोडियम के एग्जांपल से समझा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपके में यही सब पढ़ना है, बट वो आयन वर्ड आया है तो ये सब क्यों हुआ है, छोटी सी कहानी जानो। वैसे ये इसमें जाना नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमने देखा कि परमाणु संख्या कितनी है इसकी? 11। इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हमें अरेंज करना होता है बेटा, जहां नाभिक के सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होता है ना, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 8 ही आ सकते हैं। समझ रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है, हमने सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनको यहां बिठा दिया, 8 को यहां बिठा दिया, ये तो 10 हुए।
अब इसे भी तो अपना स्टक कंप्लीट करना होगा, ये अकेले थोड़ी ना पागलों टाइप्स घूमता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये अकेले ही पागलों टाइप्स क्या करता रहे बेटा, चक्कर काटता रहे। अब फिर क्या होगा भाई, तो अब होगा ये बेटा कि इसको ना 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इसे ना अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 7 और चीजें चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम किसी से ज्यादा चीजें मांगनी होती है, जैसे मान लो कि आप 2 दिन स्कूल नहीं गए, है ना, और आप उसके पहले से भी काम ठीक से कर नहीं रहे थे, अपना होमवर्क नहीं कर रहे थे ठीक से, नोट्स कंप्लीट नहीं कर रहे थे, क्लास वर्क आपने सही से नहीं किया था, मैम ने जो पढ़ाया वो भी नोट डाउन नहीं किया था, लापरवाही मतलब फुल ऑन लापरवाही। अब जब आप छुट्टी पे चले गए, ऑल ऑफ सडन बीमार हो गए, कहीं जाना पड़ गया, कुछ भी हुआ, तो अब क्या होगा भाई, होता यह है कि हम अपने फ्रेंड के पास ज्यादा दिनों के लिए कॉपी मांगनी पड़ेगी हमको, तो हमें अजीब लगेगा ना, हमें अजीब लगेगा, यार मैं अपने फ्रेंड से इतने दिन के लिए कॉपी कैसे मांगू, वो दे पाएगा कि नहीं, इतने दिन के लिए कैसे, क्योंकि भाई ज्यादा वर्क हो गया, तो एक संकोच आएगा मन में। वैसे ही इसको भी संकोच आया कि भाई मैं अकेला हूँ और मुझे 7 चीजें किसी से लेनी है, तो बेटर ये कि मेरे पास जो एक है ना, मैं उसका भी क्या कर देता हूँ, त्याग कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से जो आयन आता है ना, वो धनायन होगा, और ग्रहण करने से जो आयन आता है वो ऋणायन होगा। ऋणायन की भी कहानी यही होती है, पर इसका परमाणु क्रमांक ये नहीं होता है, समझ गए, परमाणु क्रमांक ये नहीं होता है। जो क्लोरीन होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठते हैं, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब इसे 1 चाहिए तो ये ग्रहण कर लेगा, जिसके कारण इसका आयन कैसा होता है, ऋणायन। तो थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको इसे समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसे और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है ना, उसमें फुल ऑन इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में भी तो है ही ना, ये इस चैप्टर में भी है, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखो वैसे लिखा है, हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, वो तो मैंने आपको फिर भी थोड़ी सी दी। अभी आपको ऑर्बिट से ही नहीं पता है, आपको शेल ही नहीं पता है, आपको इनके नाम ही नहीं पता है, यही नहीं पता अष्टक क्या होता है, क्योंकि आपके इस चैप्टर का वो पार्ट नहीं है, ठीक है। पर मैं इतना इसलिए क्लियर करती हूँ, कुछ बच्चे हैरान परेशान हो जाते हैं कि मैम बताइए तो हमको ना। खैर, कुछ आयनिक यौगिक देखिएगा, ये आयनिक यौगिक है, इस साइड ये संगठक तत्व है और ये द्रव्यमान अनुपात है। तो बात कुछ ऐसी है भाई, जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये किससे मिलकर बना है, कैल्शियम और ऑक्सीजन से, जिसका द्रव्यमान अनुपात 5:2 यहाँ पर देकर रखा है, 5:2। भैया मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम और सल्फर 3:4। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, ये तो ऑलरेडी इसका ओरिजिनल ही लिखा है, इसको कटपिट नहीं कर सकते, तो ये ऐसा ही लिखा है, ठीक है। तो ये इसका द्रव्यमान अनुपात यहाँ पर दिया गया है। बस इसके लिए आपको क्या याद करना होगा, इनका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, सबके उनकी जगह पर रखकर हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सिंपली, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाई। फाइनली भाई हमारा ये पार्ट पूरा अच्छे से फिनिश हो गया, फाइनली उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से हमारे दिमाग में, हमारे भेजे में जाकर बैठ गया होगा, स्टोर हो गया होगा बेटा, है ना। ये हमारे भेजे में जाकर अच्छे से क्या हो गया, स्टोर हो गया होगा, समझ रहे हो भाई। देखो अब बात आती है क्या कि सारी चीजें तो पढ़ ली, तो लाइक शेयर तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सबसे पहले करना है, ताकि मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स की बेटा कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ई नोट्स और ई बुक की लिंक भी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, क्लासेस ऑफ आईटी पर रिकॉर्डेड लाइव दोनों सेक्शन में देख सकते हो, और एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हो, और वेबसाइट के थ्रू भी आप जुड़कर हमारे सेशंस अटेंड कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।